हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में फिर से सभी का स्वागत है। और आज बेटा हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे जो हमने 12th में चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो कैपेसिटेंस के अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, उसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है, ये सारी चीजें पढ़ ली। अब मैं आगे का काम स्टार्ट करता हूं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक अब डिस्कस करेंगे उसका नाम है शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड कॉमन पोटेंशियल। बेसिकली शेयरिंग ऑफ चार्ज के नाम से होता है, बुक में आपको एक कॉमन पोटेंशियल के नाम से मिलेगा एंड साथ ही साथ लॉस ऑफ एनर्जी। कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी, इसके साथ हम इस चीज को पढ़ते हैं। तो काम को मैं डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। ये क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, फॉर एग्जांपल में मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C1 है, ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C2 है, और मैंने इन दोनों को ज्वाइन करवा दिया। इसकी कैपेसिटी अलग है तो इसका पोटेंशियल C1, इसको मैंने V1 पोटेंशियल दे रखा है, इसको V2 पोटेंशियल दे रखा है। तो जब मैं इनको ज्वाइन करवाऊंगा, यहां से इस एंड से इनको जोड़ दिया, इस एंड से इन दोनों को जोड़ दिया, तो हम एक चीज नोट करेंगे जो इनके अंदर होगी। वो क्या चीज होगी उसको थोड़ा सा देखते हैं। मैं अगर एक एग्जांपल लूं, पहले एग्जांपल बाद में एक बार समझते हैं। इसका V1 है, इसका V2 पोटेंशियल है। इसका पोटेंशियल मान लिया हमने ज्यादा है, इसका कम। तो जैसे ही आप इनको ज्वाइन करवाओगे, कनेक्ट करवाओगे, तो पोटेंशियल जिसका ज्यादा था उसका कम होना स्टार्ट हो जाएगा और जिसका कम था उसका ज्यादा, और एक मिडिल वैल्यू पे आके दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जैसे मेरी बात को समझते हैं दोबारा से, आप लोग टेम्परेचर का एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा एक बॉडी का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और एक का 0 डिग्री सेल्सियस। जब दोनों का क्वांटिटी सेम है, जब दोनों को ज्वाइन करवाओगे तो क्या होगा, 50 वाले का टेम्परेचर डिक्रीज होगा और 0 वाले का इंक्रीज, और एक ऐसी स्टेज आएगी जब दोनों का कॉमन हो चुका होगा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो सेम कंसेप्ट यहाँ है। आई होप आपको जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अब वो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी वो चीज पढ़ेंगे, और इसमें हम देखेंगे चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा इस प्रोसेस में, और एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक को आगे से थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखा और रट्टाफिकेशन मत किया तो फिर चीजें आपके सामने बिल्कुल आसान होती चली जाए। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूं। कंसीडर two capacitors having capacities C1 and C2. R given उनको कितना दे रखा है, given पोटेंशियल V1 and V2 respectively। ठीक है बेटा, सॉरी लेट। अब हमने क्या किया, उनको कनेक्ट, देन पहले मैं दिखाता हूं, ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे करते हैं। कैपेसिटर था,
इसकी कैपेसिटी C1 है और इसको पोटेंशियल दे रखा V1। दूसरा कैपेसिटर था इसकी कैपेसिटी C2, पोटेंशियल दे रखा V2। ये है इनिशियल, या बोल सकते हो बिफोर शेयरिंग, बिफोर कनेक्टिंग। अब अभी तक आपने इसको कनेक्ट नहीं किया है, तो इस चीज के साथ मैं आगे चलना स्टार्ट करता हूं। देखते हैं क्या होगा। नाउ अगर मैं बात करूं इन दोनों का टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज बिफोर, ये पहले कनेक्ट करवा लेते हैं फिर डिस्कस कर लेंगे। नाउ कनेक्ट these two capacitors in parallel with each other between 2 points here. S बिल्कुल धीरे धीरे अच्छे से पढ़ेंगे चीजों को। इन 2 पॉइंट्स के बीच में हमने कैपेसिटर्स को इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, C1 V1 C2 V2। अब जैसे ये कनेक्ट होंगे तो इनका पोटेंशियल अब V1 नहीं बचेगा। क्या है, कैपेसिटी तो फिक्स है, पोटेंशियल V1 नहीं रहेगा। दोनों को हमने क्या बताया था, चार्ज किससे अब क्यों नहीं रहेगा, चार्ज क्या शेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। जिसकी कैपेसिटी ज्यादा थी उससे दूसरे के पास, तो जब चार्ज शेयर होगा तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस वो इक्वल वैल्यू, सॉरी कैपेसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से दोनों एक कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे। इसको भी V वोल्ट और इसको भी V वोल्ट गेन हो जाएगा उस टाइम। तो आफ्टर कनेक्टिंग ये बात आपको लिखनी होगा क्या, चार्ज स्टार्ट्स शेयरिंग और फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल, जिसका ज्यादा होगा उसके पास से, टू लोअर पोटेंशियल। तो कब तक फ्लो होगा, until their potential, जब तक उनका पोटेंशियल becomes, until their potential becomes क्या हो जाएगा, equal से, उनको क्या बोल लेते हैं, V वोल्ट बोल लेते हैं। तो ये प्रोसेस होगा हमारा ना। अब चार्ज का फर्स्ट पॉइंट क्या डिस्कशन पढ़ते हैं कि चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा। ये देखो, until they acquire, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पता चल गया ना बेटा, कोई मुश्किल नहीं, टॉपिक इतना आसान, इतना टफ बना लेते हैं, पता नहीं क्या आ गया। कॉमन जो दोनों की सेम वैल्यू है, जो दोनों के साथ रही है, दोनों के पास कितना है, इसका भी है इसका भी है, तो कॉमन
का मतलब नहीं पता आप लोगों को, जो दोनों चीजों के पास सेम वैल्यू वो कॉमन होता है। तो चार्ज पहले देखेंगे टोटल चार्ज बिफोर कनेक्ट, उसको मैं क्यू बोल लेता हूं। तो फर्स्ट बॉडी का Q1, सेकंड का Q2, और आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि कैपेसिटी इनटू पोटेंशियल होता है Q इज इक्वल टू C इनटू V। तो फर्स्ट का ये आ गया और सेकंड का C2 इनटू V। क्लियर है? टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्ट, जब उनको कनेक्ट कर दिया तो मैं इसको Q डैश मान लेता हूं, ठीक है। तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश, यहां पे इसको बेटा था, अननेसेसरी वर्डिंग नहीं चाहिए। C1, ठीक है। कैपेसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैपेसिटी तो उसकी इंटरनल अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। आपने फॉर्मूला देखा था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। उसका एरिया कितना, प्लेट्स का गैप कितना है, और मटेरियल उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कौन सा यूज किया उस पे डिपेंड करता है। तो C1 V और C2, ठीक है। अब अगली वर्डिंग क्या लिखोगे, नो लॉस ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। कोई लॉस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज हियर चार्ज इज सिंपली ट्रांसफर्ड, simply transferred हुआ है from one capacitor to another capacitor। एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में सिंपली ट्रांसफर हुआ। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, तो चार्ज बिफोर है, आप इसको ये लिख सकते हो Q बिफोर एंड Q आफ्टर। तो किसके इक्वल हो जाएगा? Q। क्लियर है? यहाँ आपका एक स्टेप बचाने के लिए काम कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। अब हमें क्या करना है बेटा, उस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी। क्या करनी है? V की वैल्यू, यानी V का फॉर्मूला निकालना। तो निकल गया बस, वो देखो कितना आसान है। तो क्या निकल के आया? C1 V1 प्लस C2 V2। पहले वाला चार्ज और बाद वाला कितना? C1 V1 C2 V, सॉरी V था ये। क्लियर है? तो मुझे V की वैल्यू चाहिए, तो क्या मैं इस साइड में कॉमन ले लूं? ले लीजिए सर, अभी क्यों बता रहे हैं। तो V कितना आ गया बेटा? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्या ये कॉमन पोटेंशियल को दिखा रहा था? आंसर हो रहा है यस सर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। तो ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो ये चीज हमें पढ़ी, जल्दी ही निपटा दिए हो सकती है आज। तो ये था बेटा कॉमन। तो हमने शेयरिंग देखी कि चार्ज की किस तरीके से शेयरिंग होती है, जब दो कैपेसिटर अलग अलग कैपेसिटी की इस तरीके से लगा रहे हैं।
ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल। अब बच गया लॉस ऑफ एनर्जी। हम इसको ये नहीं पढ़ेंगे लॉस हुआ है या गेन हुआ है, मैं इसकी हेडिंग को पढ़ता हूं एनर्जी चेंज। यहाँ पे देखिए कि एनर्जी में कोई फर्क या सिंपली एनर्जी का इफेक्ट पढ़ सकते हो आप, और बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉस होता मिलेगा, और लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हेडिंग ऐसे ही नहीं बनी होती, कोई चीज हमने पढ़ी होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या चेंज आ रहा है, फिर वो टॉपिक बनता है, तो वही चीज पढ़ रहे हैं। तो आज हम ऐसे ही करना है। एनर्जी जब पढ़ रहे हो तो टोटल एनर्जी बिफोर, आपकी भी एनर्जी बहुत मैटर करती है। क्लास से पहले और क्लास के एंड तक आप इस एनर्जी से काम करोगे, वो आपका थिंकिंग लेवल, आपकी गेन पावर को डिसाइड करेगा। तो एक्टिव रहा करो, खाते पीते मस्त। टोटल एनर्जी बिफोर इसको मैंने बोल लिया यू इनिशियल। क्या बोल लिया भाई? यू इनिशियल। ये यू तो भाई किसकी कैपेसिटी थी? फर्स्ट कैपेसिटर की प्लस सेकंड कैपेसिटर। और एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला जब कैपेसिटी और वी दे रखा हो तो ये होता है या नहीं होता है? जिनको पता है उनके लिए तो होता है, बाकी के लिए कुछ भी होता रहे वो बस होता ही है, उनके पल्ले कुछ नहीं होता। तो यू ही नहीं आ गया बेटा। अब टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, तो मैं इसको U फाइनल लिख लेता हूं। अब शेयरिंग के बाद पोटेंशियल की वैल्यू बदल गई है, तो U1 की वैल्यू भी बदलेगी और U2 की वैल्यू भी बदलेगी। कितनी बदलेगी सर? कितना बदल गए आप? C1 20 के बड़ा गंदा पड़ा। गुरुवार आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, डिटेल में चीजें निकाल के लेके आ रहा हूँ, नहीं तो मैं 5 मिनट में फटाफट खत्म। देख लेना कोई साथ वाली वीडियो उठा के यूट्यूब से, चीजें थोड़ी सी तो आपको एक्सप्लेन मिलेंगी। आगे चल रहा हूँ आगे। तो इनिशियल और फाइनल। अब हमें दोनों का डिफरेंस देखना। डिफरेंस इन एनर्जी मैं इसको दिखा लेता हूँ डेल्टा यू से। तो डिफरेंस में पहले मुझे नहीं पता बाद वाली वैल्यू बड़ी आई है या छोटी आई। ओके गॉट इट। चलो इसको एक स्टेप और कम कर लेते हैं। 1/2 C1 plus C2 to D कॉमन निकाल लिया। अब एक अच्छी सी बात, वह यहाँ पे आओ बेटा, वापस एक पॉइंट स्लिप हो गया। क्या मैं ये देखूं तो C1 और C2 मेरी टोटल कैपेसिटी को दिखा रहा है, टोटल कैपेसिटी को दिखा रहा है। और C1 V1 क्या था? पहले वाले का चार्ज और ये दूसरे वाले का चार्ज। तो ऊपर फॉर्मूला निकल के आ रहा है टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटी। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस। इसको भी याद रख सकते हो, पर मेन आपका बेसिस पे चलना चाहिए। टोटल कैपेसिटी C1 plus C2 और ऊपर टोटल चार्ज C1 V1 plus C2। ये आप लोगों को ध्यान रखना, क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मैं इधर आने से पहले मैं यही डिस्कशन स्टार्ट कर लेता हूँ। बस आपको एक स्टेप और V को अंडरलाइन कर लें। V को क्या करें? अंडरलाइन कर लें, या बाद में वैल्यू पुट करवा दूं। आप लोगों का वो है 1/2। V की वैल्यू बाद में पुट कर लें, क्योंकि इससे हमारा एक स्टेप
शिफ्ट को हो जाता है, ठीक है। यू आई 1/2 C1 V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस, बात तो एक ही पढ़नी है भाई, वो तो लिखना ही पड़ेगा। इसको मैं यही लिख देता हूँ C1 प्लस C2। V कितना आया था, तो C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 का होल, पुटिंग वैल्यू ऑफ। एक चीज और आपको ध्यान से बता रहा हूं, एग्जाम में आपसे 22 आज इस टॉपिक को 3 नंबर 3 मार्क्स में पूछ ले या 5 में पूछ ले, या हो सकता है 2 मार्क्स में पूछ ले। तो 5 में पूछता तो पूरा डिटेल में चलने देगा। अगर पूछा 3 में तो बेसिक कॉम्बिनेशन स्टार्ट करो और फिर यहां से स्टार्ट करो और फिर सीधा लिख देना वी नो दैट v इज इक्वल टू, यहां पे आपको वैल्यू लिख देनी है v किसके इक्वल है, ऐसे काम आसान कर देता हूं। v इज इक्वल टू c1 v1 प्लस c2 v2 c1 प्लस c। फिर आपको ये ऊपर वाला पार्ट डिस्कस नहीं करना, सीधी वैल्यू पुट करके निकालना, क्योंकि एग्जाम में टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ तो हम कितना ही टाइम पास कर लें। लो C1 प्लस C2 C1 V1 थोड़ा सा जगह हो गई, C2 V2 C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा, दिन हो गया सब चीज, टॉपिक भी हो गया आपका, डोंट टेक टेंशन। तो डेल्टा यू पे अगर अपना काम करना स्टार्ट करूं, आगे कुछ नहीं, एलसीएम लो, 2 है 2 है 2 है और ये है, तो एलसीएम में आ गया 2 C1 प्लस C2, इसके साथ 1/2 तो है, तो फर्स्ट C1 V1 स्क्वायर के साथ C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ ये, तो C2 V2 स्क्वायर के साथ C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ तो सारा ही कुछ है, तो C1 प्लस C2 को एज इट इज रखेंगे और साथ में ये साथ साथ चल ही रहा। ठीक है, जाओ तुम चाहे जाओ, कुछ इस तरीके से वही वही जाएगा। अब कॉमन क्या निकल रहा है, दिस दिस क्या बात कर रहे हो, निकल रहा है, तो कॉमन ऐसे नहीं निकालना, इसका तो कोई मतलब नहीं बनेगा। एक काम करो, स्टेप को एक्सपेंड करो, साथ साथ में चलो, तुम बड़े बोलो पढ़ो, वहीं पे बैठ के खड़े हो जाओ। मल्टीप्लाई करो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V1 C2 C1 आ जाएगा, तो C1 C2 V2 स्क्वायर। मैं ऑर्डर बनाता आ रहा हूं, कैपेसिटेंस को पहले फिर पोटेंशियल, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो, कोई बड़ा नया रूल नहीं है। C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, अब यहाँ पे आ गया माइनस स्क्वायर टर्म, ये तो सॉरी बेटा, हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, बिल्कुल गड़बड़ कर दी, एक सेकंड इसको सोल्व नहीं किया भाई, ये गड़बड़ यहाँ दिख रही है। v की वैल्यू हो गई, प्लीज थोड़ा सा पीछे आए, थोड़ा सा पीछे बैक केयर लगाएं। 1/2 पूरे का लिया था, तो ऊपर भी डबल पावर और नीचे भी डबल पावर, तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू जो बचेगी
वो क्या बचेगी, C1V1 प्लस C2V2 इसका होल स्क्वायर और नीचे सिंगल पावर बचेगी। तो यही चीज आपको यहाँ पुट करनी है, ये खत्म हो जाएगा, ऊपर डबल पावर और नीचे सिंगल पावर। तो यहाँ पे अब एलसीएम ठीक चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा, यही बची। यस सर बिल्कुल यही बची। अब एलसीएम स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ab का करो तो हो गया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस को अंदर लेके जाओ, माइनस फिर माइनस फिर माइनस। आप अगर नेक्स्ट स्टेप बना के लिख लेना बेटा, क्योंकि एक बार अपने हाथ से चीजें सोल्व करते हैं तो वो लंबे टाइम तक नहीं भूलते। अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, युद्ध चल रहा है, इसने इसको काटा, इसने इसको काटा, किसको काटा सर, देखो यहाँ पे ये कॉमन निकल रहा है, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। ओह माय गॉड, फॉर्मूला बन गया, बिल्कुल बन गया भाई। किसका बन गया सर जी, ये तो V1 माइनस V2 स्क्वायर का बन गया। लिख भी लो निकम्मो, बाद में भूल जाओगे। माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस b स्क्वायर। बिल्कुल बच्चे समझ रखा है क्या सर, बिल्कुल बच्चे नहीं बेटा, बिल्कुल अदल के कच्चे समझ रखा है मैंने आपको, क्योंकि पता नहीं कहाँ अटक के खड़े हो जाओगे, आपका जो रथ है वो भी कर्ण की तरह अटक जाएगा और फिर कोई अर्जुन आपको टकरा जाएगा। तो बी अलर्ट, बी सेफ, बी एक्टिव। तो हर स्टेप पे काम हो गया। तो ये था हमारा चेंज इन एनर्जी। क्या था, चेंज इन एनर्जी। अब ये एनर्जी में चेंज तो है, अब मैं यहां साबित करूंगा कि इसमें आपको घाटा हो गया, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं था, आपको घाटा हो गया। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ऐसे होना ही होना है। तो देखते हो कितना होगा। क्या स्टार्ट करूं मैं, एक बार लिख लेता हूं। डेल्टा यू कितना आया था, यू आई माइनस यू, क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है? यस सर, 2 इज ए पॉजिटिव नंबर। C1 भी पॉजिटिव है, किसी चीज की कैपेसिटी स्टोर करने की क्षमता क्या है, पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, नेगेटिव तो होगी नहीं। तो ये वैल्यू भी क्या आ गई, और ये किसी भी वैल्यू का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव का लो या नेगेटिव का, वो हमेशा कैसा नंबर आता है। तो ये डेल्टा यू यानी कि यू आई माइनस यू एफ कैसा रिजल्ट आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो, तो यू इनिशियल इज ग्रेटर देन यू फाइनल। तो बाद वाले एनर्जी which implies final energy is less than initial। अब बाद वाली एनर्जी में कम मिल रही है जितनी हम लेके चले थे उससे, तो आपको घाटा हुआ है, नुकसान। यस सर, मैं कह रहा था ना इसमें तुम्हारा घाटा, मेरा कुछ नहीं करता। तो इट implies there is a loss of energy, और कितना हुआ, that is equal to delta U, और फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिख लो, लिखना चाहो तो C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। खत्म हो गया सर, बिल्कुल
बिल्कुल खत्म हो गया बेटा। तो ये टॉपिक मैंने जितना डिटेल में हो सकता था उतना आप लोगों को बताया है। दिन ब दिन आप लोग ये मत सोचिए सर घर पे बैठ के एंजॉय करें, आप लोगों के लिए नए नए तरीके डिफरेंट चीजें थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ आप भी पढ़ें, डिटेल में चीजों को लें, ठीक है बेटा। तो ये लॉस ऑफ एनर्जी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक बात को, सर ये एनर्जी गई कहाँ गई? तो नीचे लिखेंगे दिस एनर्जी lost in the form of heat, या फ्रिक्शन भी हो जाता है, स्पार्किंग हो जाएगी, ठीक है, हीट एंड स्पार्क। क्लियर चल रहा है बेटा? तो ये था आपका टॉपिक। अब नोट में रिजल्ट है, वो निकालना आपको डेरिवेशन। इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर उनको सीरीज में जोड़ दिया जाए, एच जैसा कि नीचे दिखा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड C1 था, V1 था, तो क्या होगा? तो भी एक कॉमन शेयरिंग होगी और एक कॉमन पोटेंशियल को एक्वायर कर ले कुछ टाइम के बाद। बट यहाँ पे आपको सिंपली क्या है, रिजल्ट क्या लिखना, देन जो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा, जो बीच में आया था वहां पे नेगेटिव करते हैं, ये पॉजिटिव नोट, एक सेकंड रुकिए। वो नोट क्या करना है कि जस्ट ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, कहीं दोनों को नेगेटिव मत कर देना। अगर आपने गलती से यहाँ पे भी नेगेटिव लगाया तो गलत हो जाएगा श्रीमान जी, ठीक है, या मोहतरमा। तो आप लोग ध्यान से इस टॉपिक को कवर करें। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आता हूँ जल्दी से। तो अब अगली बात में चलता हूँ बेटा। अगला छोटा सा टॉपिक आता है पोलर एंड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक हमने पहले भी पढ़ा था, एक बार फिर से पढ़ा देते हैं। हमने देखा था टू टाइप की सब्सटेंस होती है, कुछ तो अपने अंदर से चार्ज को बिल्कुल आसानी पास होने देती है और कुछ क्या अकड़ जाती है, पास होके दिखा, निकल के दिखा। प्लास्टिक क्या कहेगा, निकल के दिखा। तो वो क्या होते हैं, इंसुलेटर। पर अगर हम यहाँ पे अपनी औकात पे आ जाएं, इसको बताएं अगर बेटा, तो क्या होगा, अगर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को या इलेक्ट्रिसिटी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेज सकते हैं विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर, विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर। देखो वर्डिंग थोड़ा सा क्लियर करता हूं, थोड़े से कंफ्यूज हो गए। तो ये डाइलेक्ट्रिक हमारे क्या है, बेसिकली इंसुलेटर पढ़े थे, इंसुलेटर की कैटेगरी है। इट इज एन इंसुलेटर which transmit का मतलब भेजना, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसफर करेंगे बस, विदाउट, हाँ बट कंडक्ट नहीं करेंगे। वही चीज होगा कि विदाउट प्रॉपर, हमने बोला था विदाउट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे
कि ये होगा तो उसके अंदर से प्रॉपर चार्ज फ्लो कर रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक में एक तरफ पॉजिटिव फील्ड लगाने से एक तरफ नेगेटिव, यानी आपको ऐसा फील होगा कि पॉजिटिव चार्ज इधर प्लेट ऐसे इधर ऐसे, तो इंडक्शन की वजह से इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव डेवलप होकर इस तरीके से बॉन्डिंग सी होती है, ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रिक। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा पहले पढ़ भी चुके हैं, नहीं पढ़ा तो पीछे बैक गियर लगाएं, वहां से पढ़ के आए। डाइलेक्ट्रिक अब ये टू टाइप्स का होता है। टाइप्स फर्स्ट कौन सा है? नॉन पोलर, इसको इसी पढ़ा देते हैं। एंड पोलर आप इस वर्ड को आपने एक चीज पढ़ रखी है कि कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल, उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी इक्वल पॉजिटिव चार्ज और इक्वल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ये बात आपको पता है, छोटी क्लासेस से पता है। पर अब अगर किसी बॉडी में इसका जन्म कहां से हुआ, पोलर, अगर उस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज है उसका भी सेंटर ऑफ मास होगा। हमने पढ़ा था 11th क्लास में कि जहां पे उसका सारा मास कंसंट्रेटेड मान ले, तो उस बॉडी में जहां जहां पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उन सभी का मास होगा। तो उन मास का जो सेंटर हम एज्यूम करेंगे वहीं पे उसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। सेम अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन पे होते हैं नेगेटिव चार्ज पे होता है, तो उसका भी सेंटर ऑफ मास होगा। यस, आंसर होगा यस। तो अगर उन दोनों का सेंटर ऑफ मास एक ही जगह लोकेट है, एक ही पॉइंट पे है, एक ही जगह है, या बोल सकते हो कोइंसाइड कर रहा है, तो मॉलिक्यूल कैसा है, डाइलेक्ट्रिक कैसा है, नॉन पोलर। और अब आ जाओ पोलर। अगर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर थोड़ा सा इधर है, नेगेटिव का इधर, पॉजिटिव का इधर नेगेटिव का इधर, तो क्या होगा, इसके अंदर चार्ज सेपरेशन होगा और चार्ज के सेंटर के बीच में डिफरेंस भी आएगा, तो उसके पास डाइपोल मोमेंट होगी। डाइपोल पोलैरिटी, पोलैरिटी इसी चीज को दिखाती है पोलर वर्ड, कि जब सेपरेशन ऑफ चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग जहां पे होते हैं पोलर बन जाता है। एक ही लाइन याद रखनी है। पोलर किसको दिखाता है, सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बड़ी खतरनाक प्राण है, बड़ी खतरनाक। बताओ, दो परिवार अलग करवा दिए, वो अपनी देसी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, अलग हो गए, न्यारे कर दिए, दोनों अलग अलग, दो भाइयों में बंटवारा करवा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई मतलब है? चलो वापस आ जाओ। तो पोलर और नॉन पोलर, पहले मॉलिक्यूल पढ़ाऊंगा फिर डाइलेक्ट्रिक। ए मॉलिक्यूल in which center of mass of positive and center of mass of negative charge coincide is called polar molecule। यानी कि ये सिमेट्रिक होगा, एक जगह, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए मॉलिक्यूल
in which center of positive negative charge does not coincide or lies at two different points, या lies at different points, is called polar. सॉरी बेटा, वेरी सॉरी, ये नॉन पोलर था, मेरे को ध्यान नहीं रहा. पोलर यानी कि इसकी अगर पिक्चर देखोगे तो वो दिखाते हैं क्या होगा. इसका एक एग्जांपल लेते हैं तब क्लियर होगा. H2 आप लोगों ने वाटर के बारे में पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा है सर. ऐसे एक ऑक्सीजन का गोला होता है और एक इधर हाइड्रोजन का गोला होता है और इधर हाइड्रोजन का गोला होता है. तो ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, इस पे H पॉजिटिव और इस पे H पॉजिटिव. इस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव. तो अब मेरे को बताओ, इस नेगेटिव का सेंटर तो ये हो गया, नेगेटिव का सेंटर कहां पे होगा? यहाँ. पर पॉजिटिव तो आधा यहाँ बटा हुआ, आधा यहाँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे हुआ? इन दोनों की ज्वाइनिंग लाइन. तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास. और यहाँ पे क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव. क्या पिक्चर आपको समझ आ रही है? तो देखना इन दोनों के बीच में सेपरेशन नहीं होगी. उस सेपरेशन को मैं x मान लेता हूं. क्या मान लेता हूं? x. थोड़ा सा चेंज करो. और यहाँ पे चार्ज जो मान लिया मैंने प्लस क्यू, और यहाँ पे मान लिया माइनस क्यू. तो क्या डाइपोल नहीं बन गया? ये क्या हो गया? इट एक्ट एज और बिहेव्स एज and its dipole moment and have dipole moment. मैं उसको स्मॉल p से दिखा रहा हूं. कितनी होगी? क्या पढ़ा था? आइदर चार्ज क्यों और सेपरेशन, तो इतनी उसकी डाइपोल मोमेंट होगी. तो ये हमने किसका एग्जांपल देखा बेटा? तो हम एग्जांपल इस साइड के क्या लिखेंगे? यहाँ पे होते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. ये आप पूरा बना लें, पर इसमें जो सेंटर आएगा, सेंटर ऑफ मास को सेम आएगा. क्योंकि अगर आप मान के भी चलो इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, तो उनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव का भी इधर ही आएगा ओवरऑल. वो आप लोग बाद में इतना चेक करने की जरूरत नहीं है. CO2 भी इसी कैटेगरी में है, मीथेन. आप एक दो एग्जांपल याद रखें, बस आपको कांसेप्ट का पता होना चाहिए. कांसेप्ट आपके लिए यूजफुल है. बाकी ये साइंटिफिक रिसर्च लेवल पे चीजें पढ़ी जाती हैं, उसकी जरूरत नहीं है. तो हो गया. अब यहाँ पे सेपरेशन क्या दोनों के बीच में? जीरो, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड. सेपरेशन जीरो है तो इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी आएगी? मान लेता हूं इस केस में दोनों का सेंटर है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, यहाँ पे ही प्लस क्यू और यहाँ पे ही माइनस क्यू. तो डाइपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी? क्यू इनटू डिस्टेंस कितना है? जीरो. तो कितना आ गया?
तो इस केस में कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होती, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं, नो डाइपोल। और ये इसकी खुद की होती है इंट्रिंसिक या परमानेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान के चलूं मेरी बॉडी का मास 78 kg है, तो मेरा इंट्रिंसिक बाहर से नहीं, मेरा खुद का है। और अगर मैं सर्दियों में हैवी कपड़े पहन लेता हूं तो मेरे पास हो गया 80, तो 2 kg एक्स्ट्रा, वो इंट्रिंसिक नहीं है। इंट्रिंसिक कितना है? 78 है। तो ये चीज उसका इंटरनल है, इसके पास कोई इंट्रिंसिक नहीं चार्ज है। तो एक चीज और बता दूं, दीज आर सिमेट्रिक। इनकी शेप कैसी होती है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक दिख रहा है और ये दिख रहा है एसिमेट्रिक। तो दीज आर, जो ये मॉलिक्यूल होते हैं एसिमेट्रिक शेप के होते हैं, एसिमेट्रिक इन शेप। ठीक है बेटा। अब बात कर रहे थे हम पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब सिंपल है, जो सब्सटेंस जो डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखना फिर डाइलेक्ट्रिक लिखेंगे। पोलर मॉलिक्यूल से बना होगा वो पोलर डाइलेक्ट्रिक, और जो नॉन पोलर से बना होगा वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो अब बाद में हेडिंग बना के लिखेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और पोलर डाइलेक्ट्रिक। A dielectric made up of, नॉन पोलर की बात हो रही तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इज कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और इसी तरीके से इधर क्या लिखोगे? डाइलेक्ट्रिक मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, उसे क्या बोल देंगे? पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। बाकी का काम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डाइलेक्ट्रिक को जो फील्ड में रखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, क्या क्या इफेक्ट आएंगे। फिर अगर दो कैपेसिटर्स, हमने कैपेसिटर लिए, उनकी प्लेट के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं, कंडक्टर को रखेंगे, जब पूरी नहीं फील्ड है, कोई अलग मटेरियल अलग रख दिया, बीच में एयर है, तो क्या फर्क पड़ेगा वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर।